हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वह मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ऑल वीडियोस देख सकते हैं। और हम कंप्लीट कर रहे हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसकी बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मुख्य सिद्धांत। ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में क्या बता रखा है। कि पृथ्वी की जो प्रकृति है उसके बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। तो पृथ्वी के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान अपनी तरह से लगा सकते हो, किस प्रकार की होती है, क्या कार्य होते, कैसे दिखती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी की क्रिकेट खेलते हैं उसकी गेंद की तरह एक ठोस गेंद होती है, या ये खगोली होती है, अंदर से एकदम खोखली सी होती है, जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार देखते हुए चित्र को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं आदि मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सकता है और ना ही पहुंच सकता है। ठीक है, ना ही उसको पहुंचाया जा सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अंदर के भाग में। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का प्रमाण होता है। मतलब जो भूगर्भ में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसका परिणाम हमें पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे भूकंप का आना। वही जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगाते भूदृश्य के आकार देखती रहती है। अंदर होने वाली एक्टिविटी और बाहर होने वाली एक्टिविटी से हमें पता चलता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के अभाव को अनदेखा पर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूभागीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक होता है। इसका मतलब यदि आप किसी की प्रकृति, किसी की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो उस चीज़ की उसके अंदर क्या क्या आकृति होती है, क्या क्या क्रियाएं होती है और बाहर किस प्रकार की क्रिया से वो प्रभावित होती है, वो जानना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है। ये समझने के लिए पृथ्वी में कंपन होती है और सुनामी लहरें जैसी पैदा होती है। यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। ठीक है, कि हमें ये जानना, अगर चैप्टर का नाम ही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है, वो किस प्रकार बनी है, उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भ्रूपटि, जिसे क्रस्ट कहते हैं, और क्रोड पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं। क्रोड तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ऐसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है क्रोड। तथा ये सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित होते हैं। ये जानना भी अत्यंत रोचक होता है, एकदम से अचानक से रोचक होता है कि विज्ञानी ने कैसे परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, कि कितने प्रकार की परतें होती है, कैसे पता लगाया, प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी का अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी वर्ष से संबंधित है, ये चैप्टर हमें इसी वर्ष से संबंधित है। ठीक है, किसमें हमें उसकी जानकारी कैसे मिली, किस प्रकार। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, वहां के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, और यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताते हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। फिर विज्ञान ने हमें बताया कि जो भू पृथ्वी है वो आपकी किस प्रकार है, पृथ्वी के अंदर जो चीज़ पाई गई है वो किस प्रकार है, कितनी गहरी है, इस पर किस पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अत्यधिक जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमान पर आधारित होती है।
यद्यपि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षण को पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित होता है। ठीक है, प्रमाण पर अगर उसका हम निर्माण करते हैं, उस पर किस किस तरह की प्रक्रिया होती है, उस पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टान होती है। ठीक है, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक की गहरी होती है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव होता है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर तक आप छानबीन कर सकते हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजना पर काम कर रहे हैं, और ये गहरे समुद्र में प्रवेश परियोजना, जिसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, असमवर्त महासागरीय प्रवर्धन परियोजना, जिसे इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग परियोजना कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कहते हैं। आज तक सबसे गहरा प्रदेश मतलब ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहरी तक फैला हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आज तक का सबसे गहरा ड्रिल कहाँ पर है और कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो वो है आर्कटिक महासागर है, कोला क्षेत्र, जिसमें 12 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, इन परियोजना में बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी हमें प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत होता है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, जैसे लावा निकल के, आपने देखा होगा जब भूकंप ज्वालामुखी फटता है तो लावा बाहर की तरफ गिरता हुआ प्रतीत होता है। ये प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होती है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये मैग्मा कितना गहराई से निकलता है। ठीक है, ये हमें पता नहीं होता कि जो मैग्मा है वो कितनी गहराई से अंदर से निकल रहा है। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे से। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। तो एक मार्क्स में स्टेटमेंट में आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल में अगर गहराई बढ़ती है तो उसके साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है, कमी होती है तो इसमें वृद्धि होती है। इतना ही नहीं बल्कि हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है, और पदार्थ जो होता है उसका घनत्व भी आपको बढ़ता प्रतीत होता है। तापमान दबाव घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जाता है। ठीक है, दबाव को मापा जाता है, दबाव को, ताप को और घनत्व को मापा जाता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन किसी अध्याय में आने वाले अध्याय में होगा। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, बल्कि उल्काओं से प्राप्त पदार्थ उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के ठोस बने पिंड हैं जिनमें हम ग्रह, जो कि हमारी पृथ्वी से बना होता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करना एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसी प्रकार बच्चे अन्य अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधित क्रियाएं शामिल इसमें होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकांक्षों पर गुरुत्वाकर्षण बल का एक समान नहीं होता, कभी भी समान नहीं पाया जाता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों
पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, और पूछा भी क्या ऐसे जैसे क्वेश्चन में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी पर और ध्रुवों पर किस प्रकार होता है। ध्रुवों पर ये अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम देखने को मिलता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी तक उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य पर कम देखने को मिलता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही चेंज होता रहता है। पृथ्वी के भीतर भाग का असमान वितरण भी इस विभिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की विभिन्न अनेक अन्य क्रिया से प्रभावित होता है। इन विविधता पर विसंगति जिसे ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी हमें देता है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देती है कि भूकंप आने से पृथ्वी के अंदर क्या हलचल मच रही है, उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। जैसे आपने सुना होगा प्लेटों का आपस में टकराने से भूकंप आता है, ऊपर नीचे खिसकने से भी। ठीक है, हमें कुछ विस्तार से यह चर्चा करेंगे कि भूकंप किस प्रकार आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है, पृथ्वी के अंदर का। ठीक है, ये भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन होना। पृथ्वी का कंपन हमारा भूकंप कहलाता है। एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें ऊर्जा के निकलन के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जैसे हमारी 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। और ये आयाम होता है और पहुँचने का समय इस प्रकार वो चलता है। तो इस प्रकार चलेगा तो वो पी तरंगी होती है, इस प्रकार चलेगा ये एस तरंगे, और ये होती है आयाम। ठीक है, इस प्रकार हमारा भूकंप आता है। पृथ्वी पर कंपन क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है, तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। प्रात्यः भ्रंश के किनारे की ऊर्जा निकलती है। भूपट्टी की शैली में गहन दरारों की भ्रंश होती, दरारें पड़ जाती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैली विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ पर ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, इनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रकृति के कारण समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विस्तृत होकर टूटकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक है, अलग दिशा में चले जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र, जिसे फोकस कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भूकंप जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उद्गम होता है, ठीक है, उस जिनको क्या कहते हैं, उसको फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र से हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, हाइपो सेंटर। ऊर्जा तरंगी अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपन होता है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। जैसे बिंदु है, ठीक है, इसको तो हमने कहा उद्गम जहाँ से हो रही है भूकंप, तो उसे फोकस कहते हैं। जिस केंद्र से ये आ रही है उसे एपिसेंटर कहा जाता है, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले महसूस कहाँ पे किया जाता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि यदि भूकंप आता है सबसे पहले किस जगह पर हमें भूकंप को महसूस किया जाता है, तो वो अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगें जिसे अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं क्या होती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन में एसएससी में पूछा गया है जो भूकंप होते हैं वो किस परत पर देखने को मिलते हैं, वो तो लिथोस्फीयर स्थल मंडल पर देखने को मिलते हैं। सभी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंपीय यंत्र स्थिति पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे जिसे सिस्मोग्राफ पर आलेखित किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भूकंप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो सिस्मोग्राफ इसका यंत्र होता है। 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वर्ग कर्व दिखता है। यह वर्ग 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रभावित करता है। बुनियादी तौर पर
भूकंपीय तरंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। भूगर्भीय तरंगे जिसे बॉडी वेव कहते हैं, और धरातलीय तरंगे जिसे सरफेस वेव कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि वहां से ऊर्जा निकलती है तो वह मेरी भूगर्भीय तरंगे कहलाती है, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भीय तरंगे के धरातलीय शैलों के मध्य अन्य यौन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता है, और अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक देखने को मिलता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्न होने के कारण रिफ्लेक्शन व रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा चेंज होती हुई नजर आती है। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है। पहला पी और दूसरा इस प्रकार की होती है। ठीक है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है। बहुत तेजी से पी तरंगे चलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी तरंगे हैं जो बहुत तेजी से चलती है? पी तरंगे। धरातल पर सबसे पहले ये पहुंच जाती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीय तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से नहीं चलती, बल्कि एस तरंगे यह एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करती है। इन विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को भूभाग से रचना समझने की मदद की है। ठीक है। इन तरंगों से हमें पता चला है कि भूगर्भ में की संरचना समझने में इसमें मदद हुई है, और भूगर्भ में जो भी एक्टिविटी होती है उससे हमें पता चल जाता है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती है, जबकि अपरावर्तन रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से मतलब चित्र से तरंगों की दिशा विभिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातल तरंगे भूकंपीय पर अंतरिम में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है। विनाशकारी मतलब भूकंप आने से काफ़ी नुकसान होता है। इसमें शैल विस्थापित होती है, जो कि इमारतें गिर जाती है, और इमारतें भी यहाँ पे गिर जाती है। काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। भूकंपीय तरंगों का संचरण विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचित होने की प्रणाली अलग अलग होती है। जैसे कि संचित होती है तो शैली में कंपन होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व की विभिन्नता आती है। घनत्व में भी चेंजमेंट देखने को मिलता है, और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन करती है। जो एस तरंगे होते हैं ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गत देखने को मिलता है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। तो एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी तरंगे जो सबसे विनाशकारी होती है, तो वह है धरातलीय तरंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे छाया क्षेत्र व उद्भव क्या है। छाया क्षेत्र का भूकंपीय लेखी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, ये दूर स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगें अभिलेखित करती कहाँ से हमारे भूकंप स्टार्ट हो रहा है। यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी भूकंप तरंगे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अभिलेखित होती ही नहीं है। ठीक है, जिसे छाया शैडो जोन कहते हैं, जहाँ पर कोई भी भूकंप चित्र अभिलेखित नहीं होती उसे शैडो जोन मतलब छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि ये एक भूकंप का छाया ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से स्वतः विभिन्न होता है, अलग देखने को मिलता है। 3.2 अ बी और ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है। ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिक केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी
दूरी पर P और S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंपी लेखी अभिकेंद्र से 1.5 से भी केवल P तरंगों तक पहुंचने पर दर्ज किया जाता है। S तरंगे को अभिलेखित नहीं करते। वैज्ञानिक का मानना है कि भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री 145 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी भूकंपी तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन 0.5 के ऊपर क्षेत्र में S तरंगे तक नहीं पहुंच पाता। S तरंगों की छाया P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक देखने को मिलता है। भूकंप अभिकेंद्र के 105 से लेकर 145 तक P तरंगों के अंदर छाया क्षेत्र में बंधी होती है, एक पट्टी होती है और पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है। S तरंगों के छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा होता है बल्कि पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक होता है। अगर आपको भूकंप अभिकेंद्र का पता न हो तो किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं और किसी भूकंपीय अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स 28 पृष्ठ पेज नंबर 28 में दिया गया है कि भूकंप को किस प्रकार जान सकते हैं। भूकंप के प्रकार सामान्य वितरण टेक्टोनिक भूकंप के अधिक होते हैं, जो कि भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। सेकंड है, ये विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखीय वोल्केनो भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खनन की सतह ढक जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है, कोलैप्स कहते हैं। कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस प्रकार के झटकों को हम विस्फोट एक्सप्लोशन भी कहा जाता है। जो भूकंप बड़े भाग वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें हम भाग जनित से रिजर्वर इंड्यूस्ड भूकंप भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार भूकंप की माप क्या है? भूकंप की माप, ठीक है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्र गति के आधार पर अथवा आघात की तीव्र के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की माप रिक्टर स्केल पर होती है, जिसके नाम से की जाती है। तो 1 मार्क्स में एसएससी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी लेवल पर ये पूछे जाते हैं कि भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल होता है या कुछ और। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा का मुक्त होने से संबंधित होती है। यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके प्रकार मापन के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता घनता इंसेंटिविटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के अनुसार देखने को मिलता है के नाम से जाना जाता है। झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी गहनता 1 से लेकर 12 तक देखने को मिलती है। भूकंप के प्रभाव क्या क्या है? भूकंप की एक प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंपीय आपदा से होने वाले विभिन्न प्रकार क्या है? भूकंप का हिलना, भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगतता होना, धरातल कंपन होना, भूस्खलन होना, मृदा द्रवण होना, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन होना, धरातलीय विस्थापन होना, धरती का विस्थापित होना, भाग व तटबंध के टूटने से बाढ़ का आना, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त हो जाना, विनाश हो जाना, वस्तुओं का गिरना तथा सुनामी का आना, ये सब इसके भूकंप के प्रभाव के मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य, ठीक है। इसी प्रकार ज्वारीय लहरों द्वारा हुए विनाश का एक मुख्य दृश्य इंडोनेशिया में, ठीक है, आप देख सकते हैं। उपयुक्त सूचीबद्ध प्रभाव से ये 6 का प्रभाव स्थल रूप पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि को समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधोस्थ पर हो। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक देखने को मिलती है और सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। ये वास्तव में लहरें जो भूकंपित तरंगों से यह उत्पन्न होती है। यह मूल रूप से कंपन की क्रिया को कुछ सेकंड तक रखती है और फिर भी यह यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल्स पर 5 से अधिक होती है तो इसका परिमाण अत्यधिक विनाशकारी देखने को मिलता है। यदि भूकंप हमारा 5 से अधिक होता है तो
उतना ही विनाशकारी देखने को मिलता है। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है, नेचुरल डाइजेस्टमेंट, ठीक है। ये तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की हानि देखने को मिलती है। फिर भी ऐसा है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, तेज भूकंप भी देखने को मिलते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन करेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं ये, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में देखने को अवश्य मिलते हैं। पृथ्वी की संरचना है जिसे भूपटल, जिसे इंग्लिश में द क्रस्ट कहते हैं। यह ठोस पृथ्वी का सबसे गहरा भाग होता है। तो सबसे गहरा भाग क्या है? भ्रूपटल। यह बहुत भंगुर ब्रिटल भाग होता है जिसे जल्दी से टूट जाने की प्रकृति पाई जाती है, जल्दी से नष्ट हो जाती है। भ्रूपटल की मोटाई महाद्वीप व महासागरों के निचले अलग अलग भाग। महासागरीय में भूपटल की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। महासागरीय के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीप के नीचे यह 30 किलोमीटर तक होता है। मुख्य पर्वतनीय श्रृंखला के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भ्रूपटल की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक नापी गई है, जो भ्रूपटल भारी चट्टानों से बना होता है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे भ्रूपटल की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती है। महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। इसे हम ध्रुव प्रधा मंडल कहते हैं। ये मेटल होता है, ठीक है। इसमें द्रव भी पाया जाता है, क्रोड भी होता है और ठोस भी होता है, और ये बहुत किलोमीटर तक देखने को आपको मिलता है। अब हम पढ़ेंगे मेटल। मेटल क्या है? भूगर्भ के प्रॉपर्टी के नीचे के भाग को हम मेटल कहते हैं, ठीक है। मोहा अयास डिसकॉन्टिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये देखने को मिलता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है। उसका मुख्य स्रोत यही है कि घनत्व भ्रूपटल की चट्टानों से अधिक होता है। 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक ये अधिक होता है। भ्रूपटल एवं मेटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहते हैं, तो इसे हम स्थलमंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक के बीच होती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्लभता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद भी होता है। यह ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। क्रोड क्या है? जैसा कि पहले ही इंगित बताया गया है कि भूकंपीय तरंगों के वेव ने पृथ्वी की क्रोड को समझने में सहायता की है, कि वेव से हमें क्रोड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है। क्रोड मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर होता है, और आउटर क्रोड जिसे भारी क्रोड कहते हैं ये तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड इनर प्लांट ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। केंद्र में 6300 किलोमीटर तक की गहराई तक ये घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व लोहे के बना होता है, जिसे नीफ परत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल। आपने अनेक बार ज्वालामुखी चित्र देखे होंगे। गैस, राख, तरल पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया है और अभी निकल रहा है, तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जिसमें से ज्वालामुखी बाहर आता है, लावा बाहर आता है। जिस ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है उसे एक्टिव ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ ध्रुवता मंडल से निकलकर धरातल तक पहुंच जाता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब ये भूमंडल के ऊपर या धरातल पर पहुंच जाता है तो ये लावा, इसे लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रभाव होता है। लावा के जमे हुए
टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकंड व जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक से कुछ मात्रा में कैलोन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब इसको क्लासीफाई किया जाता है। मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। शील्डर ज्वालामुखी, बेसॉल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने सभी ज्वालामुखी में शील्डर ज्वालामुखी विशाल होते हैं। तो सबसे बड़े ज्वालामुखी कौन से होते हैं बच्चों? शील्ड ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखीता बेसोल्ट से निर्मित होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं जो शील्ड ज्वालामुखी किससे निर्मित होते हैं? बेसॉल्ट से। ठीक है, बेसॉल्ट से। यह धरातल के लावा से ठंडे होने से बनते हैं। किससे बनते हैं? धरातल का जो लावा होता है उसके ठंडे होने से। लावा उद्गार से समय बहुत तरल होता है, इसी कारण से ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह ये विकास नालिका से पानी गिरे चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी कर देता है। ठीक है, और अन्यथा कम विस्फोट होने से भी इनकी विशेषता का इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और विकास पर एक शंकु कोण बनाता है, जिसे हम सिंडर कोण मतलब सिंडर शंकु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोसाइड वोल्कानो क्या होता है? ये ज्वालामुखी से बेसॉल्ट अपेक्षित ठंडे होने व शान गाढ़ा व चिपचिपा लावा होता है। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी खनिज पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ विकास नली में देखने को के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिनके जमा मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलता है। ज्वालामुखी कुंड, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी होता है। आमतौर पर ये इतना विस्फोट नहीं होता। जब इनके विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा बनाते के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। विस्फोट होने की वजह ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। धसे हुए विध्वंसगत लावा के गिरने से घट्टा बन जाता है। यह ज्वाला कुंड कहलाता है। ठीक है, यह है क्रियाकलाप है जो आपको करके देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ जो आपको करके देखना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? तीव्र भूकंपीय स्थानों पर पी तरंगे व एस तरंगों से पहुँचने के लिए यह संबंध आंकड़े होते हैं। किसी भूकंप घटना का दिए गए स्थानों से जिसके आंकड़ों का आसपास नहीं हो, पी तरंगे पहुंचने का समय व एस तरंगे पहुंचने का समय लिखना है। अब पी व एस तरंगे के पहुंचने में सामान्यतः टाइम लैग की गणना करें। ऐसे तीनों स्थानों के नाम याद करें कि ध्यान दीजिए कि अंतर उद्गम केंद्र सिस्मोग्राफ केंद्र से दूरी संबंध हो। एक साधारण नियम 1 सेकंड का समयांत टाइम लैग यह बताता है कि भूकंप लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर होता है। उपयुक्त नियम का प्रयोग करते हुए समयांतर को दूरी में बदलें। आधार सेकेंड इंटू 8 ऐसा हर स्थान के लिए अलग अलग करें। दोहराएं। मानचित्र पर भूकंपीय लेखी सिस्मोग्राफ स्थान को अंकित करें कि कहाँ पर हुए हैं। सिस्मोग्राफ स्थान को केंद्र बिंदु मानते हुए वृत्त खींचना है। वृत्त का अर्धव्यास उपयुक्त 3 नंबर पर बताए गए हैं। नियम अनुसार गणना की गई है कि दूरी के बराबर लें। दूरी को मानचित्र मात्रक के अनुसार बदले न भूलें। ये वृत्त आपस में एक बिंदु पर काटेंगे। ये बिंदु की भूकंप अभिकेंद्र होता है। सामान्य भूकंप अभिकेंद्र की स्थिति कंप्यूटर मॉडल की सहायता से होती है। यह मॉडल पृथ्वी के भूपटल की संरचना को भी ध्यान रखते हैं। इसे त्रुटि रहित यथार्थ स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जो कार्य प्रणाली बताई गई है कंप्यूटर मॉडल का संकलन होती है। ये सिद्धांत लगभग वही है। दिए गए चित्र भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति की जानकारी ऊपर बताई गई दिशा निर्देश के अनुसार होता है। ये तालिका भी इससे संबंधित आंकड़े हैं, आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। कैलेंडर कहलाते हैं। यह विस्फोट के रूप में बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, बहुत ही पास स्थित है। ये द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं। बेसॉल्ट प्रवाह क्या है? फ्लड बेसॉल्ट प्रोविजन। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगाते हैं जो बहुत दूरी तक निकलता है। संसार के कुछ भागों में 1000 वर्ग किलोमीटर तक घने लावा प्रभाव से ढके होते हैं। इसमें लावा प्रभाव क्रमानुसार होता है, कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कुछ 50 मीटर से अधिक
मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेले प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक फैल जाते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, व्यर्थ बेसॉल्ट लावा प्रवाह होता है। विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में अत्यधिक व्यर्थ क्षेत्र देखने को ढका होता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागर में होता है। मध्य महासागरीय कटक पर श्रीलंका श्रृंखला 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी देखने को मिलती है, जो कि महासागरीय बेसिन में फैली होती है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। अगले अध्याय में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्या अध्याय में हम पढ़ेंगे चैप्टर में वोल्केनो लैंडफॉर्म, ज्वालामुखी स्थल की ज्वालामुखी उद्गार से निकलता हुआ लावा उसे ठंडा होने से अग्निशैल बनाता है। जो ज्वालामुखी ठंडा होता है वो अग्निशैल बन जाता है। लावा का ये जमाव जो धरातल पर पहुंचकर होता है, जो धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैवाल परतों में हो जाता है। लावा के ठंडे होने पर यह स्थान आधार पर अग्निय शैली का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो यह परतालीय शैल जब लावा के धरातल नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो कई स्थलाकृति बनाता है। यह आकृति अंतर्वेदी स्थलाकृति इंसस्टिव फॉर्म कहलाते हैं। इनमें से कुछ 3.4 में दिखाए गए हैं। बैलोथिल, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटल से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ये प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ हट जाने पर ही एक धरातल प्रकट हो जाता है। ये विशाल क्षेत्र में फैली होते हैं और ये कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं जिसे हम पैलोथिल कहा जाता है। ये मैग्मा भंडार से जमे पदार्थ होते हैं। लैकोलिथ क्या है? ये गुदबनुमा विशाल अंतर्वेदी एक चट्टान होती है जिसका तल समतल व पाइप रूपी वाहक नलियों से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाई जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी के गुदगम से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबद नुमा पहाड़ी होती है। इनमें से अधिकतर अब अपवर्तित हो चुकी है, वह धरातल पर दिखाई दी जा सकती है। ये लैकोलिथ व बैलोलिथ के अच्छे उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, लैलोलिथ और वैलोलिथ पर मिल्क व सिल्क ऊपर उठते हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाया जाता है और कमजोर धरातल पर पहुंच जाता है। यह एक अलग अलग आकृति में जमा हो जाता है। ये तश्करी के आकार में जमा हुआ ये लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनित के रूप में व अभिनीत के तल में लावा का जमाव होता है और पाया जाता है। ये पर्वतनुमा लहरदार चट्टानों का निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ती है जो क्रमशः बैलोलिथ में विकसित होती है। यही फैलोलिथ कहलाई जाती है। ठीक है, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटापे वाले को सिल कहा जाता है। डाइक क्या है? डाइक जब लावा का प्रभाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है तो अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो ये दीवार की भांति संरचना बनाता है। ये संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास व डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन होता है? भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल या भूकंपी का चुंबकीकरण? तो इसका आंसर है हमारा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का प्रमाण होता है? शील्ड का, मिश्र का या प्रवाह का? तो इसका आंसर है हमारा शील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल वर्णित किया जाता है? ऊपर व निचले मेंटल, भूपटल व ऊपरी मेंटल,
भ्रूपटल व क्रोड या मेंडल व क्रोड? तो बच्चों इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर है भ्रूपटल और ऊपरी मेटल। निम्नलिखित में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाते पी तरंगे, धरातले तरंगे, एस तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों पी तरंगे, जो तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका 30 शब्दों में आपको अंतर क्वेश्चन देना। फर्स्ट है भूगर्भीय तरंगे क्या है? ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। भूगर्भीय तरंगे उद्गम ऊर्जा से ऊर्जा विमोचन के दौरान पैदा होती है। ऊर्जा इसमें से निकलती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे तक बढ़ती जाती है। इसे भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भीय की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं? ठोस चट्टानें हैं, खनन क्षेत्र से प्राप्त चट्टानें हैं, ज्वालामुखी उद्गार इसके साधन है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है? भूकंपीय लेखी यंत्र पर दूरस्थ क्षेत्र में होने वाले भूकंपीय तरंगों में अभिलेखित होती है। कुछ ऐसे जहाँ पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप केंद्र में 105 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनता है और पी और एस तरंगे में अभिलेखन किया जाता है। ये तरंगे पी और एस तरंगे पहुंचने पर दर्ज होती है। ठीक है, जिसको 105 डिग्री का और 145 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 105 और 145 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय गतिविधियों के आंतरिक भूभाग की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से साधनों का सर्वेक्षण करना क्यों जरूरी होता है? तो पदार्थ के गुणधर्म की विश्लेषण करना। विश्लेषण करना। खनन क्रिया से ज्ञात होता है कि धरातल पर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दाब में वृद्धि होती है और अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्काएं भी होती हैं, क्योंकि ये वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड होते हैं जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। पृथ्वी का निर्माण देखा गया। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंपीय क्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर हमें 150 शब्दों में देना है। मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भूकंपीय तरंगों से संचरण का उन्नयन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिससे होकर वह तरंगे गुजरती हैं। तो विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंग का संचित होने की प्रमाणी अलग अलग होती है। जैसे कि ये संचित होता है कि चट्टान में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में सामान्यता दिखाई देती है। यह संचरण गति की दिशा में ही प्रदान होता है और दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। संकोच के फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में पैदा होती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तरंगे होती है जो दिशा में समकोण का कंपन उत्पन्न करती है। यह पदार्थ से गुजरती है, इसे उभार व गत बनाती है। धरातलीय तरंगे बहुत विनाशकारी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वेदी आकृति से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का वर्णन करना है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडे होने से अग्नि चट्टान बनती है। लावा यह जमाव पैदा करता है और पहुंच जाता है, धरोहर तक पहुंच जाता है। धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे ही हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान पर आधार पर अग्नि चट्टान का विभाजन होता है, यह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो अग्निशैल बनाता है। और पतालीय चट्टान जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है। जब लावा भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृति बनाता है। ठीक है, तो इसे आकृति अंतर्वेदी आकृति कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने 11th के चैप्टर नंबर 3 का भी आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। जिन बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते, कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद है, मेरे क्वेश्चन आंसर के आंसर पसंद है, आपको इसकी PDF के क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रोवाइड करूँगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद है यूट्यूब चैनल तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।